Hello friends, welcome back to Moina KK's channel. Friends, I have got a lot of requests to make a video on Anglo-Eastern sponsorship. So here is the video. This video is going to be quite long because from filling up the application form to interview questions, including that fees for girls and boys separately, each and everything I have included in this video. Even I have tried that many students has the issue that they have to contact to the academy for application forms for what to fill up in the place of IMUCT rank, application number, and how much you have got in how much you have scored in application IMUCT exam. So if you watch this video, each and everything you will get in this video. दोस्तों, अगर हम बात करें एंग्लो ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप की, तो एंग्लो ईस्टर्न एक शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी है. एंग्लो ईस्टर्न का जो पूरा प्रोसीड्योर है, स्पॉन्सरशिप प्रोसीड्योर, वो एंग्लो ईस्टर्न मेरिटाइम एकेडमी कंडक्ट करता है. एंग्लो ईस्टर्न के दोस्तों दो बैचेस होते हैं. फरवरी का जो बैच होता है वो उसमें सीट्स होते हैं 80, और जो अगस्त में बैच स्टार्ट होता है उसके सीट्स होते हैं 120. दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है. आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं अगर एक में आपका ना हो तो. दोस्तों, अब हम बात करते हैं डीएनएस के लिए. तो डीएनएस के ऑब्वियसली आप जानते हैं 2 सेमेस्टर्स होते हैं 6 मंथ्स ईच के. दोनों सेमेस्टर्स अगर आप पास करते हैं उसके बाद आपको IMU डीएनएस का सर्टिफिकेट मिल जाता है. इसके बाद जो 3rd, 4th और 5th सेमेस्टर है वो आपको ऑन बोर्ड ही क्लियर करना पड़ता है. अब आते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. तो अगर आपने क्लास 12 पास किया है तो आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है PCM के वो होने चाहिए 65%, आई मीन इक्वल टू 65% और मोर देन 65%. अगर आपके मार्क्स इतने नहीं है, एनफ नहीं है और आप एलिजिबल नहीं है तो आप रीअपेयर हो सकते हैं एग्जाम के लिए और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं. अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, देन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. बस इसके एक टर्म्स एंड कंडीशंस है. जैसे अगर आपने पहली बार CBSE से एग्जाम दिया है तो आप अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी CBSE से होना चाहिए. ऐसा नहीं दैट पहली बार आपने CBSE दे दिया हो और नेक्स्ट टाइम आपने किसी भी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या फिर NIOS ऑप्ट कर लिया हो, तो ऐसे आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा. इसके एक और भी एस्पेक्ट है. बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो UK से डिस्टेंस लर्निंग करते हैं. तो इसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं क्लियरली आपको बता दूं दैट इक्विवेलेंट GCE UK A लेवल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, इक्विवेलेंट GCE क्या होता है, ये 2+2 10+2 के क्लास 12 जो हमारे इंडिया में क्लास 12 होते हैं, इसके इक्विवेलेंट बोर्ड माना जाता है. GCE होता है जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो जो A लेवल होता है, A लेवल क्या है ये मैं बता दूं. A लेवल जो है, इसमें A है, ये ग्रेडिंग बोलते हैं. तो वहाँ पे ग्रेडिंग इस हिसाब से होता है, अगर आपका जो मार्क्स है वो 40% से लेकर 100% के बीच में है तो आपको A ग्रेडिंग दिया जाता है. तो इसे ही कहते हैं UK A लेवल. अगर आपके ग्रेडिंग ऐसे हैं A लेवल के तो आप एलिजिबल हैं. अब बात करते हैं दोस्तों BSc के. BSc के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने BSc किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में, या फिर अगर आपने BSc किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में और फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा है, तो फिजिक्स लास्ट ईयर में फिजिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए. विद दैट आपका जो 10+2 में PCM है वहाँ 65% नहीं, इसमें अब आ जाता है वो 60% पे. अब बात करते हैं दोस्तों BE या BTech के बाद. BE या BTech के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. बस अगर क्राइटेरिया कुछ ऐसा है दैट अगर आपने BE या BTech किया है किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जो AICTE के अंडर में आता है तो आप एलिजिबल है. आपका जो टोटल एवरेज मार्क्स है वो 60% और मोर देन 60% होना चाहिए, ये कंपलसरी है. अलॉन्ग विद दैट आपका जो क्लास 12 का मार्क्स है PCM में वो भी 60% या मोर देन 60% होना ही चाहिए. अब आते हैं दोस्तों इंग्लिश पे. तो इंग्लिश पे जो आपका मार्क्स है वो डिग्री कोर्स या फिर क्लास 12 में आपका 60% या मोर देन 60% कंपलसरी है. मिनिमम अगर 60% होगा तो आप एलिजिबल नहीं है. ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो मैंने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताए हैं, उसमें आपके मार्क्स आप सही है बट आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे. ऑल टोटल आपका रिक्वायरमेंट्स चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है. अब आते हैं दोस्तों एज लिमिट पे. तो एज लिमिट है 17 to 25. आपको ये चेक करना है दैट जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस दिन आप 17 के है या नहीं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया. और 25 का अगर किसी को डर है तो उसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों दैट अगर आप जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस दिन अगर आप 25 के हैं, आपने 25 क्रॉस नहीं किया है, आप 26 में नहीं गए हैं, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, चाहे वो एक दिन का ही सिनेरियो क्यों ना हो. अब बात करते हैं दोस्तों कुछ रिलैक्सेशन भी है क्या. जी हाँ, इसमें भी रिलैक्सेशन है. ST/SC कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 2 इयर्स का रिलैक्सेशन है.
दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। अब जानते हैं मर्चेंट नेवी में अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपके लिए लाइफ बहुत ही टफ होने वाला है यहाँ पे। तो स्पॉन्सरशिप के बाद भी एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपके फिटनेस लेवल को चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं लाइक ईसीजी, एक्सरे, शुगर, ब्लड, इवन ये चेक करते हैं दैट आपको कोई इन्फेक्शन या फिर आपको किसी प्रकार का कोई एलर्जी तो नहीं है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैं लिंक दे दूंगा, वो लिंक को खोलते ही आपको इंडिया में जितने भी डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर्स हैं जितने भी स्टेट्स में, उनके चेम्बर का नाम और विद एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा दैट आप उनसे बात कर लीजिए, और किसी कारणवश अगर उनका नंबर वैलिड या ना मिले आपको या फिर इनवैलिड बताए सॉर्ट ऑफ, तो आप एक काम करिए, आप उनके चेम्बर में जाइए, उनसे बात करिए और एक बार प्री मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। ये बहुत ही बेटर रहेगा क्योंकि बाद में अगर कुछ भी ऐसा कुछ डिफेक्ट निकलता है मेडिकल एग्जामिनेशन में तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, एट लास्ट आपके हाथ से स्पॉन्सरशिप जा सकता है। ये एक मेरा सजेशन है, आप दैट पहले एक प्री मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे IMU CET पे। IMU CET क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने स्पॉन्सरशिप ले लिया और आप IMU CET नहीं क्लियर कर पाए तो स्पॉन्सरशिप का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको DNS में एडमिशन नहीं मिलेगा, एट लास्ट ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने ऑलरेडी IMU CET पे एक वीडियो बनाया है, वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इनफैक्ट मैंने ये बताया दैट एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, और बेसिक जो डाउट्स होता है स्टूडेंट्स को, सारे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विल गेट इन दैट वीडियो। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट करिए या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करिए, मैं ज़रूर अपना ट्राई करूँगा, बेस्ट दूंगा ताकि मैं आपके जितने भी इश्यूज़ या फिर क्वेरीज है मैं रिजॉल्व कर पाऊँ या फिर अटेंड कर पाऊँ। तो दोस्तों ये जो IMU CET का पूरा प्रोसीड्योर है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बेसिकली मैं इस पे और बात नहीं करता हूँ। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों आपका ID कार्ड सबसे मस्ट है, लाइक आधार कार्ड का जो फोटो है और एक स्कैन कॉपी जो आपको अपलोड करना होता है। इनफैक्ट वो वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे ये पूछते हैं दैट आप पासपोर्ट है आपके पास, या फिर अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका रिसिप्ट, मार्क्स डिटेल पूछते हैं लाइक क्लास 10 का। अगर आप 12 अपीयरिंग है और आपके मार्क्स अभी तक नहीं आए हैं तो आप जब वहाँ पे ईयर सिलेक्ट करेंगे तो वो जो एक रेड स्टार मार्क रहता है वो हट जाएगा, आपको वहाँ पे फिलअप नहीं करना है। इवन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डाउट होता है दैट सर IMU CET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर हमने अभी तक भरा नहीं है तो हम कहाँ से वो एप्लीकेशन नंबर डालें या फिर जो स्कोर है वो डालें। तो वो डालना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद IMU CET एग्जाम हो जाता है, स्कोर्स आउट हो जाते हैं, आपको वो तब भरना पड़ता है या फिर इंस्टीट्यूट को बाय मेल आपको बताना पड़ता है दैट आई हैव गॉट दिस रैंक विद दिस मच स्कोर। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उसमें एक लिंक आ जाएगा। लिंक में क्लिक करते ही पेमेंट पेज खुल जाता है जिसमें आपको 300 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। पेमेंट के दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जिसमें आप सारे कार्ड्स एक्सेप्टेड करते हैं, और एक बाई DD कर सकते हैं। DD करने के बाद उनको सारा इन्फॉर्मेशन मेल कर देना होता है। अब आते हैं दोस्तों ये जो पेमेंट है, पेमेंट करने के बाद सीट सिलेक्शन लाइक एग्जाम सेंटर का क्या प्रोसीड्योर है, तो आप वहाँ चेक कर लीजिए दैट आपका जो सिटी है वो सिटी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका जो नज़दीकी सिटी है आप उसको चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़। सिटी चूज़ करने के बाद आपके पास डेट्स के भी ऑप्शन है, जिस डेट में अगर वहाँ पे वो कलर वाइज शो करते हैं दैट अवेलेबल है या नहीं, तो अगर अवेलेबल है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। पर्टिकुलर डेट पे भी बहुत सारे टाइम स्लॉट्स होते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आप चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के। ऑनलाइन एग्जाम टोटल 3 आवर्स का होता है, 2 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन होता है 2 आवर्स का जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विथ एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। इसमें ये टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग्स पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन पे होते हैं -0.33। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप अपना जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि जीके अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो एग्जाम में आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, और जीके अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये आपको इंटरव्यू के वक्त भी एक आपका जो पर्सनल अपीयरेंस है उसमें ये बहुत ही काम आएगा, क्योंकि वहाँ जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन 1 आवर का होता है जिसमें पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। उसमें बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब आपको सोचने पे मजबूर करते हैं दैट आप इमेजिन करने लगते हैं दैट अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या डिसीजन लेता। इन शॉर्ट अगर बताओ तो वो आपका इंस्टेंट डिसीजन कैपेबिलिटी एंड इंस्टेंट डिसीजन आप कैसे फॉलो करते हैं वो चेक कर लेते हैं।
दोस्तों मैंने कुछ क्लिप ऐड किया है। जो एग्जाम होता है, एग्जाम का पूरा सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आप ये क्लिप देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर बेटर रहेगा आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, फीस एंड ऑल दैट मैं आपको बताता हूँ। पहले आप क्लिप देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये आपने सिलेबस देख लिया, ये एंग्लो ईस्टर्न की तरफ से ये सिलेबस पूरा प्रोवाइड किया जाता है। फिर भी मैंने दे दिया, इन केस अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो उसको वेट नहीं करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा दैट आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आउट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं आते, जो सिलेबस में जिस भी सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास एक लिमिटेड सिलेबस दिया गया है, आप उसमें फोकस करिए। अच्छा स्कोर करना भी बहुत ही ज़रूरी है उनके एग्जाम्स में, वो क्यों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को पास करते हैं तो इसके बाद आपको पैनल इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा, जो इधर मुंबई में होता है या फिर दिल्ली में होता है। वहाँ पे आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करते हैं। सो काइंडली आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर कैरी करिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर रहे हैं सबके 4 या 5 आप सॉफ्ट कॉपीज़ भी ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ पे मांग ले तो स्टूडेंट्स को बहुत ही इधर से उधर रश करना पड़ जाता है। तो ये एक मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चंस क्या करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे वहाँ पे आपके फ्लुएंसी चेक करते हैं इंग्लिश में, और आपके गेम्स देखते हैं दैट आपने कोई ऐसा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है या नहीं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है तो आप काइंडली लेके चाहिए। हो सकता है अगर आप उनको बताएंगे दैट आई एम कैरिंग दैट सर्टिफिकेट विद मी, तो आपको बोलेंगे दैट हाँ आप सर्टिफिकेट दिखाइए। तो इससे क्या होता है, इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होता है। इससे आगे अगर क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से फेस कर सकते हैं। लाइक पाई का वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड। तो फिर आपसे पूछते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शिप से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कौन से प्रिंसिपल पे फ्लोट करता है, कौन से प्रिंसिपल से वो मूव करता है। और पूछते हैं लाइक आपका फेवरेट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, आपने कौन से लास्ट मूवीज़ देखे हैं अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के। कभी कभी स्टूडेंट से ये भी क्वेश्चन किया जाता है लाइक डिस्क्राइब योर रूम, हाउ मेनी लाइट्स, वेदर इट इज़ येलो कलर और वाइट कलर। ऐसे बहुत सारे रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर जब आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको जहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, इधर कोई वेटिंग हॉल या फिर उनके जो भी सेमिनार हॉल्स रहते हैं, वहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट से बात करिए तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद भेजा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ वहाँ पे क्या चेकअप करते हैं। वो अगर मेडिकल एग्जामिनेशन आप उसमें सही पाए जाते हैं तो उसके बाद आपको एक प्रोविजन सिलेक्शन लेटर दिया जाएगा। इस लेटर के बाद ये फाइनल सिलेक्शन लेटर नहीं है दोस्तों, इसके बाद आपको 36,000 का एक फ़ीस पे करना पड़ता है। ये फ़ीस पे करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को प्रोवाइड करने होते हैं, लाइक क्लास 12 के जो मार्क्स सर्टिफिकेट होते हैं या फिर बीएससी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, इनफैक्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल। अगर आपने फ़ोटोज़ नहीं दिए इंटरव्यू के टाइम में तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक्चुअल मेरिट लिस्ट निकलता है, जो बनता है क्लास 12 के परसेंटेज पे। आपने इंटरव्यू में कितना स्कोर किया, IMUCT में कितना स्कोर किया और आपका रैंक कितना है। इसके बाद जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। इस मेरिट लिस्ट पे आपको एक फाइनल सिलेक्शन लेटर दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों फीस पे। तो जो बॉयज़ का फीस है वो अप्रॉक्स रफली जो भी है 6,60,000 के आसपास है, इंक्लूडिंग इससे अलग में 15,000 कॉशन डिपॉजिट देना पड़ता है। और जो गर्ल्स का फीस है दोस्तों वो समथिंग 5,51,000 और 52,000 के आसपास है। गर्ल्स को भी कॉशन डिपॉजिट देना पड़ता है 15,000 का। दोस्तों ये सारे डिटेल्स थे, मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट कि मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूँ। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और इंस्टाग्राम पे भी आप ट्यून्ड रहिए क्योंकि मैं आजकल बहुत ही एक्टिव हूँ। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।